अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं फिजिक्स P3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की जो है उसमें दो वैल्यूज आपको पता है के की निकालनी पड़ती है। के मैक्स एक के की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक कम होती है। तो उनको कैलकुलेट करके उन वैल्यूज को यूज़ करते हुए कैसे आपने जस्टिफाई करना होता है रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एक इस बात पे बात करेंगे। दूसरा जो है वो जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव टेकन, उस पे बात करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं कैम्ब्रिज का चेक पेपर है उसको मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा कि उसमें कैसे कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया था और कितने नंबर इस क्वेश्चन 2 के इन पार्ट्स के थे। तो अब आप देख लीजिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट you will investigate the oscillation of the spring system. You can see there are 4 springs and this length is 55 centimeter and they are attached, chain of springs is there और stand के साथ है। Adjust apparatus so that the rods of the clamps are approximately 55 centimeter apart as shown. So roll the modeling clay into a sphere और उसके बाद आपके पास क्या होगा कि जी measure and record the diameter of the sphere। अब आपने डायमीटर ऑफ स्फीयर देखने के लिए देख लें कि जी बच्चे ने क्या किया है कि डायमीटर की मल्टीपल रीडिंग्स ली हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मल्टीपल रीडिंग्स क्यों लेनी पड़ती हैं? एक तो ये चीज़ है, आपके पास देख लेंगे जी आपके पास 2 मार्क्स हैं, तो मल्टीपल रीडिंग्स जो हैं वो एक 4.6, 4.7, 4.8 और इनसे इसने फिर क्या किया, एवरेज निकाला है। तो तीनों का एवरेज यहाँ पे लिख दिया। आप देख लेंगे ऑल वैल्यूज ऑफ डी आर रिकॉर्डेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये क्या शो करता है कि जी जो मेजरमेंट की गई है डी की वो मीटर रूल से किया गया है। ठीक है, ये रॉ डेटा में है। और जब डी की कैलकुलेट करते हैं वैल्यू तो वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर वही होंगे जो रॉ डेटा के हैं, या इस केस में चूंकि ऐड कर रहे हो आप रॉ डेटा को तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आएंगे। अगली बात आती है एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन योर वैल्यू ऑफ डी। अब यहाँ पे जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जी एब्सोल्यूट एरर क्या लेनी है। इसके दो तरीक़ेकार होते हैं। स्टेप नंबर मेथड नंबर 1 ये होता है कि अगर आपने रिपीटेड वैल्यूज दी हैं तो फिर क्या करें, रेंज फाइंड करें और रेंज को 2 से डिवाइड कर दें, हाफ ऑफ द रेंज, तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। या आप क्या करें कि जी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्फीयर का डायमीटर देखना है मीटर रूल से और आप देखेंगे जी एब्सोल्यूट एरर मीटर रूल का तो होता है 0.1। ठीक है, लेकिन वो तब होता है जब कोई और सोर्स ऑफ एरर ना हो उस एक्सपेरिमेंट में। अब आपको सेंटर लोकेट करना उसका इश्यू है तो वहां से एरर मार्जिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका एरर मार्जिन बढ़ जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर जो डिवाइस का होता है लीस्ट काउंट, उससे बात ऊपर चली जाती है। फिर दो तरीके होते हैं, या आप अंदाजन एब्सोल्यूट एरर से ज्यादा वैल्यू ले लें, या आप क्या करें कि आप रिपीटेड रीडिंग्स लेके रेंज का ऑफ कर दें। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर हेयर के इस कैंडिडेट ने क्या किया है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए रेंज फाइंड किया। और रेंज का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 4.8 is the highest value, ठीक है, and 4.6 is the least value और divided by 2, so half the range will be absolute error। इस केस में देखें वो लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस के इक्वल ही आ गया, तो कैम्ब्रिज फिर इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि जब आपने रिपीटेड रीडिंग्स लेके हाफ ऑफ द रेंज कर दिया तो फिर जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको पता ही है कि जी डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। So absolute error is 0.1 over एवरेज वैल्यू अब आपने यूज करनी है मल्टीप्लाई 100 तो 2.12%। और आप कैंडिडेट ने इसको क्या किया है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो इस के अंदर हैं यूज किए उसको इस्तेमाल किया है। ठीक है,
वेयर एज एब्सोल्यूट एरर की जब बात करेंगे तो हमेशा जो है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। वेयर एज जब परसेंटेज एरर की बात करें तो यहाँ पे डाटा के अंदर चूंकि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो यूज हुए हैं वो आपके पास जो रॉ डाटा है, रॉ डाटा डी की वैल्यूज है, तो उसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इसलिए जो है इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। इवन अगर इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख दिया जाता तो कोई मसला न होता। फिर अगली बात करते हैं जी, कट तस्वीर इन हाफ, और फिर ये मॉडलिंग प्ले करके इसको किया है। परफॉर्मेंस पे हमारा अभी फोकस नहीं है। तो उसके बाद क्या है जी कि पुट द मॉडलिंग क्ले डाउन इन ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिलीज इट सो दैट ऑसिलेट्स वर्टिकली। ठीक है, अब ऑसिलेशन ऑफ मॉडलिंग क्ले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इसको थोड़ा सा नीचे पुल करेंगे तो ये ऊपर वाला स्प्रिंग जो है आपका नीचे वाले दोनों तीनों स्प्रिंग कंप्रेस होंगे और ये जो है आपका एक्सटेंड होगा। व्हेन यू विल रिलीज इट द ऑसिलेशन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और ऑसिलेशन में बच्चों यहाँ से इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम तो ये टॉप पोजीशन पे आया, फिर बॉटम पे आया, दिस दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इफ यू आर काउंट स्टार्टिंग योर ऑसिलेशन या काउंटिंग यहाँ से देख रहे हैं तो ये दिस इज वन ऑसिलेशन। सो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और उसके करस्पॉन्डिंग आपने स्टॉप वॉच को यूज करते हुए टाइम नोट करना। सो अब देखें इसमें क्या करना है कि यू हैव थ्री मॉक्स। दिस मीन्स कि आपने मल्टीपल ऑसिलेशंस लेनी है और उनका भी रीडिंग एक से ज़्यादा दफ़ा लेनी है। सो टाइम फॉर 5 ऑसिलेशन। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि जी कितनी ऑसिलेशंस लें। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसकी ऑसिलेशन जो है वो कोई 3 ऑसिलेशंस के बाद वो रुक जाता है, तब वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप 3 यूज़ करेंगे मैक्सिमम। ये नहीं कि आप एक फिक्स रूल बना दें कि हमने 5 या 10 ही यूज़ करनी है तो वो ऑसिलेशन वहाँ तक परफॉर्म ही ना हो। तो कैम्ब्रिज को इस चीज़ से गर्ज है कि मल्टीपल ऑसिलेशंस होनी चाहिए, वो 5 10 कुछ भी हो सकती है। और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन लेने से आपको पता है कि जी जो परसेंटेज एरर होगी एक टाइम पीरियड में वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन एरर सेम ही रहती है जब आप एक ऑसिलेशन लें या 10 ऑसिलेशन लें। जब आप 10 ऑसिलेशंस का लेके एक ऑसिलेशंस के लिए डिवाइड करते हैं तो वहां से एरर बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो ये लॉजिक है उसकी मल्टीपल ऑसिलेशन लेने की। तो टाइम फॉर 5 ऑसिलेशन उसने ये किया 1.93, और 2 डेसिमल प्लेस पे इसलिए रिकॉर्ड किया कि जी आपका स्टॉप वॉच 2 डेसिमल प्लेस पे दिखा रहा था। अगर आप इधर इसको 1 डेसिमल प्लेस पे भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। स्टॉप वॉच के केस में उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है ह्यूमन रिएक्शन एरर इसमें देखा जाए तो बनता है 0.2 से ज़्यादा ही बनता है, 0.3 सेकेंड लेट से। तो 0.3 सेकेंड ये 1 डेसिमल प्लेस पे एरर आ गई है और इस वैल्यू को फिर 2 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड करना जो है सही बात नहीं होती। अगर आप इतना बारीकी में देखेंगे तो इसको 1 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि एरर और इसकी ये चीज़ का आपस में सेम होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ की फिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ रॉ डेटा के उसूल को देखते हुए 2 डेसिमल प्लेस पे लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं। जैसा कि आपके सामने है, दिस इज चेक पेपर, और अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 5 करके तो नंबर ऑफ टाइम पीरियड फॉर वन, मतलब टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। सो इसलिए देखो बच्चों, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जब आप डिवाइड करते हो तो ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है, और कैलकुलेटेड वैल्यू में जो है सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए, तो इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर भी 3। फिर सेकंड वैल्यू ली, थर्ड वैल्यू ली, इसी तरह इन तीनों का एवरेज आउट कर दिया और एवरेज आउट करके इसको जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए था। स्टूडेंट ने इसको राउंड ऑफ कर लिया लेकिन कैम्ब्रिज ने फिर भी नंबर नहीं काटे। ठीक है, मतलब ये है कि उसूलन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहिए था इसको, बिकॉज दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन चूंकि अब एक लेस कर दिया तो नंबर फिर भी नहीं काटे। सही है, कुछ जगहों पे फ्रीडम दे देता है आपको। उसके बाद रिमूव द मॉडलिंग क्ले फ्रॉम द स्प्रिंग्स और कट अवे क्वार्टर ऑफ द क्ले एंड रोल द रिमेनिंग मॉडलिंग क्ले इनटू अ स्फीयर। स्फीयर बना के यही काम डी आपने रिकॉर्ड किया और डी यूजिंग द सेम प्रोसीजर आपने ये जो है 4.2 आ गया। रिपीट बी बट दिस टाइम प्रेस द मॉडलिंग क्ले अराउंड द
जॉइंट बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड स्प्रिंग्स। अब सेकेंड रीडिंग ना सेकेंड और थर्ड स्प्रिंग्स के बीच में आपने ज्वाइन करनी थी, पहले आपने यहाँ पे की है, और सेकेंड रीडिंग जब आप लेंगे तो वो सेकेंड और थर्ड के बीच में करके यही प्रोसीजर आपने करना है। Repeat B, but this time press the modeling clay around the joint between the second and third springs. So वही T1, T2, T3 और इनका एवरेज करके ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। अच्छा जी, इट इज सजेस्टेड दैट ये एक रिलेशनशिप आपको दिया गया होगा बिटवीन द वेरिएबल्स, और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, टाइम और डायमीटर की बात हो रही है। और आप देख लें डी क्यूब एन 4 माइनस एन के टी स्क्वायर। और आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो व्हाट इज एन, इनको इसको हमने नहीं लिखा, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स अबव द मॉडलिंग क्ले। इस केस में चूंकि देख लें आप एक स्प्रिंग था तो वो लिखा है, नीचे वाले सेकंड रीडिंग में 2 था तो इसलिए एन की वैल्यू 2 है। यूज योर डेटा कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ टू वैल्यूज ऑफ के। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब सबसे पहले बच्चों के को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपके पास डी क्यूब एन 4 माइनस एन ओवर टी स्क्वायर। पहली वैल्यू बच्चे ने स्टूडेंट ने ये निकाली, दिस इज दिस वैल्यू, और सेकंड वैल्यू जो है आपके पास ये है। अच्छा, अब इसको जस्टिफिकेशन भी आएगी इसके अगले पार्ट में कि जी जस्टिफाइड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपने राउंड ऑफ भी करना होगा कितने। आप इसमें देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले रॉ डेटा कौन सा है, इस एक्सप्रेशन में रॉ डेटा कौन सा है, एन और 4 रॉ डेटा नहीं है, डी आपका रॉ डेटा और टी आप मतलब टी टाइम पीरियड है और उसके लिए रॉ डेटा को हमने यूज करके कैलकुलेट किया है, तो टी जो है वो और डी क्यूब उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। तो इस स्टूडेंट ने देख लें कि जी डी आपके पास था 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, टी उसने बी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इस्तेमाल किया है, तो उसने राउंड ऑफ कर दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डी होता 3 और टी होता 2 तो आंसर होना चाहिए था 2 सिग्निफिकेंट फिगर में के। इन दोनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को करते हैं, तो के को दूसरी वैल्यू ऑफ के को भी राउंड ऑफ किया, और राउंडिंग ऑफ के वही रूल्स, अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करते हो तो ये 8 जो है 9 हो जाएगा, बिकॉज ये 5 है, 1900। सिमिलरली दूसरी वैल्यू, तो ये दोनों के की वैल्यू जो है उसने लिख दी। इसके बाद ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जस्टिफाइड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू हैव गिवन फॉर योर वैल्यूज ऑफ के। तो वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि जी आपने करना है क्या होता है, जो भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए उसके पीछे क्या रीजन है, तो आपने इसको लिंक करना होता है रॉ डेटा के साथ। ठीक है, एन के साथ नहीं करना, एन के साथ कर देंगे तो वो तो दैट इज नॉट द रॉ डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा, और 4 के साथ भी नहीं करना। डी और टी में से फिर आपने जस्टिफाई करना है कि जी मेरी चूंकि रॉ था मेरा डी और टी, और उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 एंड सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे स्टूडेंट का आंसर देख लें कि जी डी एंड टी both measured to 2 significant figures, so k should be given to 2 significant figures। ठीक है, या ये इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव टेकन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रॉ डेटा डी एंड टी। ठीक है, स्पेसिफाई करना है, खाली जनरली अगर लिखते हैं कि आई हैव टेकन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रॉ डेटा फिर भी गलत होगा, और रॉ डेटा के साथ स्पेसिफाई करना है किसका। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, इट इज सजेस्टेड दैट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यूज ऑफ के इज दिस। मोस्टली आजकल ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको दे देता है, क्राइटेरिया आपको दे देता है, लेकिन पहले क्या होता था, वो कहता था जी आपने खुद जस्टिफाई करना है कि ये यूजिंग द दिस अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट द रिलेशनशिप और नॉट। अब देखिए सबसे पहले रिलेशनशिप है क्या, रिलेशनशिप इज बिटवीन डी एंड टी। सो डी क्यूब, बाकी सब कांस्टेंट है, डी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जब आपको पता है कि यार दो क्वांटिटीज जैसे y इज प्रोपोर्शनल टू x या y इक्वल टू के एक्स, इसका क्या मतलब होगा कि जी ये स्ट्रेट लाइन होगी, और चाहे आप
वाई और एक्स की ये वैल्यूज यूज करें, के की वैल्यू फिर भी वही आनी चाहिए, चाहे यहाँ से यूज करें फिर भी वही आनी चाहिए। रिलेशनशिप सपोर्ट करने का मतलब ये है कि के शुड बी सेम, ठीक है, या आप किस हद तक उसका मार्जिन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना परसेंटेज एरर आपके आपके लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये लीनियर रिलेशनशिप में भी यही होगा। अगर फॉर एग्जांपल y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो आपको पता है y इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू के। इस सूरत में y और x की वैल्यू कहीं से भी पुट करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके के सेम आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि आपने सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, फार्मूला देखें, परसेंटेज डिफरेंस निकालनी पड़ती है के की मैक्स वैल्यू, के की मिनिमम वैल्यू ओवर के की एवरेज वैल्यू। इसमें क्या कर सकते हैं, के मैक्स के मिनिमम ओवर के मिनिमम भी यूज कर सकते हैं, ओवर के मैक्सिमम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप के एवरेज यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये अब स्टूडेंट के पास क्या था कि उसने अपनी क्या किए कि जी फाइनल जो राउंडेड ऑफ वैल्यूज थी वो नहीं यूज की उसने, और उसने उससे पहले वाला डाटा जो है यूज किया है, ठीक है। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि जी जब भी फाइनल राउंडिंग ऑफ से पहले जो एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होता है आप वो यूज कर लेते हैं, सही है। अगर वो ये फाइनली आंसर आपने यूज करता तो परसेंटेज डिफरेंस फिर जीरो होता, तो ये भी कह सकता था कि परसेंटेज डिफरेंस इज जीरो, सो दैट इज लेस देन 20%, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता। लेकिन उसने अपने आप को बहुत मोहतात रखते हुए क्या किया कि जी के मैक्स मिनिमम ओवर एवरेज, तो आंसर इज दिस, ठीक है। अब आपने इस नंबर के साथ कंपेयर करना है इसको। उसने कहा जी सिंस द परसेंटेज डिफरेंस इनटू के वैल्यूज is much smaller than the uncertainty, then my results support the relationship। अब देखें उसको इसका नंबर नहीं मिला, क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं नंबर मिला इसका, इस बात का वजह क्या है कि उसने परसेंटेज, उसने खाली अनसर्टेनिटी लिख दी। किस अनसर्टेनिटी की बात, यहाँ ये क्राइटेरिया लिखना चाहिए था कि क्राइटेरिया गिवन इन द क्वेश्चन इज 20% एंड परसेंटेज डिफरेंस is in values of k is less than 20%, the given criteria, so relationship is supported, so the relationship is supported। अगर ये नहीं गिवन होगा फिर क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। लेट्स से जी दो बच्चे हैं जी, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, इसका परसेंटेज डिफरेंस आ जाता है परसेंटेज डेल्टा के लेट्स से 15%, और इसका परसेंटेज डिफरेंस आता है, वो एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी पे डिपेंड करता है स्टूडेंट की, इसका आ जाता है 5%। अब क्राइटेरिया खुद सेट करेगा, ये दोनों खुद क्राइटेरिया सेट करेंगे। लेट्स से ये अपना क्राइटेरिया रखता है 20%, मैक्सिमम आप 20% तक जा सकते हैं, ठीक है, बाकी उससे कम ही रखना। तो ये कहेगा जी परसेंटेज डिफरेंस, परसेंटेज डेल्टा के इज लेस देन माई क्राइटेरिया लेस देन 20%, that is my criteria, so it support the suggested relationship। ये क्या करेगा, अब इसकी वैल्यू कम है तो इसको चाहिए कि अपना परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो 20% के बजाय 10% रख ले, तो ये भी कहेगा जी परसेंटेज डिफरेंस इज लेस देन 10%, या इवन 20% भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सपोर्ट कर रहा है। अब बच्चे फॉर एग्जांपल सी कैंडिडेट है और उसका आ गया डेल्टा परसेंटेज डेल्टा के 21%, तो ये परेशान हो जाता है कि जी मेरा आंसर 20% से ज़्यादा आया था, इसलिए मुझे मेरा क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो सही नहीं है। तो ये नंबर इस बात का नहीं है, ये नंबर जस्टिफिकेशन का है। तो आपने कहना है जी परसेंटेज डिफरेंस इज मोर देन 20%, so the relationship is not supported, relationship is not supported। अगर ये 20% या मेंशन नहीं करेगा, वो कहेगा जी परसेंटेज डिफरेंस इज वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज, तो फिर भी ये नंबर नहीं मिलेगा। इस नंबर के लिए जरूरी है कि आप अपना क्राइटेरिया मेंशन करते हैं।
तो इस पूरी डिस्कशन में मैंने आपको के की दो वैल्यूज निकाल के उसके प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे जस्टिफाई करते हैं उसका आंसर बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि जी रिपीटेड मेजरमेंट्स, एब्सोल्यूट एरर जो है वो कितनी लेनी होती है और उसका बेस्ट तरीका कार क्या है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको ना समझ आई हो तो आप 3 रीडिंग्स ले लें। फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ कोई स्फीयर निकालना चाह रहे हैं, उसकी 3 मेजरमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, उसका डायमीटर निकालना चाह रहे हैं, 3 जगहों से लेके आप उसका रेंज लेके उसको हाफ कर दें। या कोई भी ऐसी एक बॉल यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो, उसकी री माउंट हाइट देखना चाह रहे हो, उसको भी 3 दफा सेम हाइट से करके री माउंट हाइट देखे और उस उन वैल्यूज का जो है वो रेंज करके उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो जो भी एब्सोल्यूट एरर आएगी वो एक्सेप्टेबल होगी। या फिर मोस्टली बच्चे जो हैं इस तरह के केसेस में जब एरर जो है वो डिवाइस की एरर से ज़्यादा होती है, लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि आपका एब्सोल्यूट एरर ज़्यादा होती है, तो वहाँ जब आप लीस्ट काउंट लेते हैं तो फिर क्या होता है कि रेंज से वो रेंज के अंदर नहीं आती, तो इसलिए वो वहाँ पे आप नंबर लूज करते हैं। या फिर आप गेस लगाएं एब्सोल्यूट एरर से, सो लीस्ट काउंट से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, काफ़ी रेंज होती है। या अगर उस रिस्क से बचना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल रीडिंग्स लेके हाफ ऑफ द रेंज कर लें तो वो एक्सेप्टेबल होगा। फिर जस्टिफाई क्राइटेरिया कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इवन देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे मेरी वीडियो के उसमें कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको आंसर दूंगा।